बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मैंने आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उनको पहले देख लें ताकि आपको प्रीवियस तमाम कंसेप्ट जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आपने डेव C++ को अभी तक डाउनलोड या इंस्टॉल और सेटिंग नहीं की उसकी प्रॉपर, तो उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को वॉच करके प्रॉपर डाउनलोड, इंस्टॉल और सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हमारी अभी तक अर्निंग वेबसाइट्स को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक दिया गया, हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करें और हमारी वेबसाइट के पार्टनर बन के रियल अर्निंग करें। पाकिस्तान के अंदर कोई भी वेबसाइट इतनी अर्निंग नहीं देती जितनी अर्निंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट xishartechnical.com आपको प्रोवाइड करेगी। सो हमारी वेबसाइट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लेक्चर नंबर 6 के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे रिपीटिंग स्ट्रक्चर। अब लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर एक बात बताई थी कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। उन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर दो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर 6 के अंदर आपको कवर करूँगा ये दो क्या होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। और ये जो हमारे पास माइनस माइनस होता है इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब ये जो प्लस प्लस होता है ये करता है, ये आपकी करंट वैल्यू जो भी है, लेट्स से आपकी वैल्यू है 1 तो ये उसको 2 कर देगा। ठीक है। अगर आपके पास 5 है तो ये उसको 6 कर देगा। अगर आपके पास 12 है तो ये उसको 13 कर देगा। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये जो प्लस प्लस होता है ये आप जिस वेरिएबल के साथ लगाते हो, मान लो आपने ऐसे लिखा, आपने वेरिएबल का नाम लिखा a और आगे लिखा प्लस प्लस। ठीक है। या फिर आपने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस प्लस a। यानी आप वेरिएबल के शुरू पे भी प्लस प्लस लगा सकते हो, वेरिएबल के बाद में भी प्लस प्लस लगा सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों अगर आप ए के बाद में प्लस प्लस लगाते, यानी वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाते हो या वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगाते हो, तो ये क्या होगा, वेरिएबल की जो भी करंट वैल्यू होगी ना उसमें एक वैल्यू का इजाफा हो जाएगा। यानी वेरिएबल की करंट वैल्यू अगर फर्ज करें 55 है तो ये उसकी वैल्यू को 56 कर देगा। ठीक है। इसी तरह दोस्तों डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये जो है डिक्रीज करता है, यानी एक वैल्यू की कमी करता है। मान लें आपकी करंट वैल्यू अगर 1 है तो ये उसको 0 कर देगा। अगर आपकी वैल्यू 0 है तो ये उसको -1 कर देगा, यानी एक वैल्यू का डिक्रीमेंट कर देगा। अगर आपकी वैल्यू 12 है तो ये उसको 11 कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से ये करता है। अब इसको कैसे आप लिखते हो, इसको आप a माइनस माइनस या फिर आप लिखते हो माइनस माइनस a। अब अगर आप वेरिएबल के शुरू पे माइनस माइनस लगाओ या वेरिएबल के बाद में माइनस माइनस लगाओ, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल की जो भी करंट वैल्यू है उस वैल्यू में एक वैल्यू का डिक्रीमेंट कर लो। मान लो कि a वेरिएबल की इस वक्त करंट वैल्यू थी 88, तो ये उसकी वैल्यू क्या कर देगा 87। ठीक है। तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर वेरिएबल के बाद में ये प्लस प्लस लगाएं तो इसको क्या नाम देते हैं। ये MCQs में अक्सर पूछ जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो इसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लें आपने लिखा वेरिएबल का नेम और बाद में लिखा प्लस प्लस, इसी तरह आपने लिखा प्लस प्लस a, इसी तरह आपने लिखा a माइनस माइनस, इसी तरह आपने लिखा, लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है माइनस माइनस a। तो दोस्तों इनका नाम क्या क्या है, इनके नाम आप देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जनरल नाम है, ये जो प्लस प्लस है इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो है, लेकिन ये वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपका प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है अगर ये किसी वेरिएबल के आफ्टर यानी बाद में लगा हो तो इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेटर। ठीक है। और अगर दोस्तों आपका जो प्लस प्लस है वो वेरिएबल के बिफोर यानी पहले लगा हो तो इसको हम कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये आपके 4 MCQs हैं, इनको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आपका माइनस माइनस वेरिएबल के आफ्टर यानी बाद में लगा हो तो इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट
ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो माइनस माइनस है ये वेरिएबल के पहले यानी बिफोर लगा हो तो उसको हम कहते हैं प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। अब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस प्लस बाद में लगा हो या पहले लगा हो तो ये आपकी करंट वेरिएबल की वैल्यू में एक वैल्यू का इजाफा कर देता है, और अगर आपका माइनस माइनस बाद में लगा हो या स्टार्ट पे लगा हो तो ये आपकी करंट वेरिएबल की वैल्यू में एक वैल्यू का डिक्रीमेंट यानी कमी कर देता है। ओके, अब दोस्तों हमें ये देखना है कि अगर ए के साथ अगर बाद में प्लस प्लस लगा हो यानी कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। करते तो दोनों, चाहे प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो, आप करते तो दोनों प्लस हैं यानी एक वैल्यू का इजाफा करते हैं, लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो वो डिफरेंस आपको अब समझा देता हूँ फटाफट से। मान लें दोस्तों आपने कुछ ऐसे लिखा, आपने लिखा ए इक्वल टू बी प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह हमने लिखा ए इक्वल टू प्लस प्लस बी, इसी तरह आपने लिखा ए इक्वल टू बी माइनस माइनस, इस तरह आपने लिखा ए इक्वल टू माइनस माइनस बी। सो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। अब दोस्तों क्या होगा ज़रा गौर से देखिएगा, अगर दोस्तों आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो अगर वेरिएबल के बाद यानी बिफोर आफ्टर लगा हो, यानी वेरिएबल के आफ्टर यानी बाद में लगा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले अपनी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करो अगर करनी है तो। जैसे यहाँ पे देखें असाइनमेंट हो रही है ना, यहाँ पे सिंगल इक्वल का साइन है, तो अगर दोस्तों हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आफ्टर यानी वेरिएबल के बाद में लगा हो तो उसका मतलब ये होता है पहले जो तुमने अदर काम करने हैं ना, यानी जिसको वैल्यू देनी है दे दो, जिससे वैल्यू लेनी है ले लो, सारा कुछ कर दो, उसके बाद अपने आप को जो है वो इंक्रीमेंट करना। यानी इस लाइन के चलने से क्या होगा, बी पहले अपनी वैल्यू जो है वो ए को दे देगा, उसके बाद अपने आप को इस प्लस प्लस की वजह से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। जबकि दोस्तों अगर आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है अगर वो बिफोर यानी वेरिएबल के शुरू पे लगा हो तो इसका मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को इंक्रीमेंट, क्योंकि पहले लगा हुआ ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर पहले लगा हो यानी वेरिएबल से पहले लगा हो तो इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये है कि पहले अपने आप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो, बाद में किसी कोई दूसरा काम करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी ना तो ये बी पहले, क्योंकि बी के शुरू पे लगा हुआ प्लस प्लस, तो उसको बी पहले अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा, बाद में जो आंसर आएगा उसको जो है वो फाइनल आंसर अपना ए को जो है वो असाइन करेगा। इसी तरह अगर ये लाइन चलती है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस बाद में लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि बी पहले अपनी वैल्यू ए को दे देगा, उसके बाद अपने आप को जो है वो डिक्रीमेंट करेगा। इस तरह ये जो लाइन है इसके अंदर माइनस माइनस पहले लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि बी पहले अपने आप को डिक्रीमेंट करेगा, बाद में अपना आंसर जो है वो ए को जो है वो असाइन करेगा, ठीक है जी। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि अगर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाद में लगा हो तो वो पहले अपना दूसरा काम सारा कर लेता है, बाद में अपने आप को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करता है। जबकि अगर आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लगे हो तो उसका मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो, बाद में अपना फाइनल आंसर किसी दूसरे को या कोई दूसरा वर्क जो है वो करना, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों लूपिंग स्ट्रक्चर की तरफ। अब लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी रिपीटिंग स्ट्रक्चर। रिपीटिंग स्ट्रक्चर दोस्तों ये होता है, मान लें मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये लिखना है अल्लाह पाक इज़ वन, तो आपने क्या किया, आपने कहा सी आउट और डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया अल्लाह पाक इज़ वन एंड ओनली वन, ठीक है। आपने कुछ ऐसे लिख दिया, तो आपने आगे लिख दिया एंड ओनली वन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब दोस्तों मान लो कि आपने ये एक मैसेज है और ये आपने स्क्रीन पे प्रिंट किया, मैं कंपाइल करता हूँ इसको और ये मैसेज प्रिंट हो गया अल्लाह पाक इज़ वन एंड ओनली वन, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे ये मैसेज जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम यानी 10 दफ़ा प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है क्या करोगे, इसी को कॉपी करोगे और देन पेस्ट करोगे 10 टाइम, ठीक है। इसी सी आउट की कमांड को पूरी लाइन को यानी कॉपी करोगे और इसको जो है वो पेस्ट करते रहोगे, यानी 10 टाइम पेस्ट करने के बाद आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करोगे। ये पहला सलूशन है इसका, जो कि बिल्कुल बकवास सलूशन है, ठीक है।
अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं यार, अगर फर्स्ट कर चलें, ठीक है, मैंने आपको कहा 10 टाइम मुझे प्रिंट करना है, तो आपने 10 दफ़ा जो है इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। मान लो मैं आपको कहता हूँ इसी मैसेज को आपने 500 टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। क्या करना है? 500 टाइम डिस्प्ले करना है। तो अब भी क्या आप ऐसे करोगे, इसी को कॉपी करके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो मेरे भैया आपको तो हाथ थक जाएंगे 500 टाइम जो है वो एक चीज़ को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना, तो आप तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जब आपने अपना एक ही कोड यानी एक जो है कोड है उसको बार बार रिपीट करना, जैसे यहाँ पे आपने करना है, ये आपकी एक लाइन है, आप चाहते हो ये 500 टाइम जो है वो रिपीट हो। दोस्तों जब आपने अपनी एक लाइन या मल्टीपल लाइंस को बार बार रिपीट करना हो तो उसको दोस्तों उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर रिपीटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप ये बताते हो रिपीटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो लूप्स आती हैं। लूप जो बेसिकली क्या है, लूप इज़ अ रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि लूप जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर आपके कोड को जो है किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को या मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के काम आती है। अब लूप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं C++ के अंदर, लेकिन आज हम जिस टाइप की बात करेंगे लेक्चर 6 के अंदर उस लूप का नाम है वाइल लूप। ठीक है, अब ये वाइल लूप कैसे हम वर्क करवाएंगे इसको दोस्तों, वाइल लूप को वर्क करवाने के लिए सिंपली आपने क्या कर देना है आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है अपना वो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो लूप को दोस्तों चलाने से पहले आपने अपनी स्टार्टिंग वो वैल्यू बतानी होती है जहाँ से आपने लूप को चलाना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों लूप को चलाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग वैल्यू, कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकंड वन इज़ आपकी कंडीशन, कंडीशन मीन वो वैल्यू, या हम इसको कंडीशन को एंडिंग वैल्यू भी कहते हैं, यानी वो वैल्यू जहाँ तक आपने जाना है, यानी आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया। इंक्रीमेंट यानी एक का इजाफा करना और डिक्रीमेंट यानी एक की कमी करना। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब ये है कि किस वैल्यू से आपने अपनी लूप को चलाना स्टार्ट करना है। तो वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो आपको पता है, आप कुछ भी कोई भी वैल्यू दे सकते हो स्टार्ट करने के लिए। मान लो आपने 5 से स्टार्ट कर दिया, आपने 15 से स्टार्ट कर दिया, आपने 88 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी कंडीशन मीन एंडिंग वैल्यू, यानी वो वैल्यू जहाँ तक आपने लूप को चलाना है, यानी कितनी दफ़ा लूप को चलाना है। अब दोस्तों ये कैसे पता चलता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कंडीशन की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो सिंपल बड़ा ईजी है दोस्तों। पहले आप ये बताओ कि आपने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, अपने माइंड में पहले ये सोचो। तो मान लो मैं आपको कहता हूँ मुझे लूप को जो है वो 10 टाइम चलाना, तो इसका मतलब है कि अगर आप की स्टार्टिंग वैल्यू 88 हो तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू तक आप जाओ तो आपकी 10 टाइम जो है वो रिपीटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यानी 88 से 89, फिर 80, 90, फिर 91, 92, 93 इस तरह। तो अगर आप करते 98 तक जाओगे ना तो आपकी 10 टाइम जो है रिपीटेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी इसका मतलब है यहाँ पे जो आपकी कंडीशन वैल्यू आई वो क्या आई, 98। सिंपल, देखो कितना इजी है कि सिंपली ये देखते हैं कि आपने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। ठीक है, एक चीज़ यानी कंडीशन वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें 2 चीज़ों को पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, सेकंड वन इज़ हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। तो जो भी स्टार्टिंग वैल्यू हो वहाँ से लेकर लूप को जितनी दफ़ा चलाना हो उतनी दफ़ा अपनी काउंटिंग कर लेते हैं, तो जो आंसर आए वो हमारी कंडीशन वैल्यू होती है। ओके, उसके बाद दोस्तों इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ये होती है कि मतलब देखो आपने 88 से स्टार्ट किया और आपने कहाँ तक जाना है, 98 तक। तो दोस्तों सारी बात, आप 88 को 1 by 1 प्लस करोगे तो ये 98 तक, यानी 88 को आप पहले एक इंक्रीमेंट करोगे 89, फिर एक इंक्रीमेंट करोगे 90, फिर 91, फिर 92, ऐसे। यानी 88 में एक एक वैल्यू का इजाफा करोगे तो देन ही ये 98 तक जाएगा ना, अदरवाइज तो ये 98 तक नहीं जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर फ़र्ज़ करो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है, और ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट तब लगाते हैं दोस्तों जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी हो और जो आपकी ये कंडीशन वैल्यू है ये बड़ी हो, यानी आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अगर जाना हो तो फिर हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाते हैं। और अगर दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बड़ी है और जो कंडीशन वैल्यू है, यानी कुछ ऐसे हो, मान लो कि आपने कहा मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और मुझे जो है बैकवर्ड जाना है, तो मुझे लूप को 10 दफ़ा चलाना, तो आपकी एंडिंग वैल्यू फिर क्या होगी। अगर आप 10 से वापस बैकवर्ड जाओ तो आपकी एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 1। ज़ाहिर बात है 10 से वापस 9, 8,
7 6 5 तो करते करते 1 पे जाके आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो और एंडिंग वैल्यू यानी कंडीशन वैल्यू छोटी हो तो फिर हम डिक्रीमेंट करते हैं अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यानी डिक्रीमेंट करोगे तो ये 1 बाई 1 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, चले जी बढ़िया हो गया। अब मैं वो करके दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकली कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है स्टार्टिंग वैल्यू। सो स्टार्टिंग वैल्यू सबसे पहले कैसे बताते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी जो भी है उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो आपको पता है कोई भी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेरी वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की है। सो मैंने यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे स्टार्ट के नाम से। ठीक है, और मैंने कहा स्टार्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब हमने लूप लगाने के लिए कौन सी लूप लगानी है, वाइल लूप लगानी है। तो वाइल लूप कैसे लगती है दोस्तों, सिंपल लिखते हैं हम वाइल, और वाइल क्या की राउंड ब्रेसेस और वाइल की बॉडी। ठीक है, ऐसे वाइल सिंपल देखें कितना इजी है, वाइल लूप ऐसे लगती है। अब ये जो वाइल की ये जो राउंड ब्रेसेस है ना, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन बताते हैं। क्या बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, यानी वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बताते हैं जिसको देखकर लूप चलेगी। तो दोस्तों लूप कब चलती है, जब यहाँ पे जो आप कंडीशन देखोगे जब वो कंडीशन ट्रू होगी देन ये लूप चलेगी। सो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी लूप को क्या करना है 10 दफ़ा चलाना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है जो किस में स्टोर है, इस स्टार्ट वाले वेरिएबल में। सो मैंने कहा जो मेरा स्टार्ट वेरिएबल है जिसमें मेरी स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी हुई है, जब तक वो लेस देन आर इक्वल टू है किसके, 10 के, तब तक। और ये 10 कहाँ से आया, ये 10 मेरी वो एंडिंग वैल्यू है। यानी मुझे जैसे मैंने आपको अभी भी बताया यार कि कंडीशन वैल्यू जो यहाँ जो ये जो एंडिंग वैल्यू होती है हम कैसे फाइंड करते हैं। हम पहले हमें 2 चीज़ें पता करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है और हमने लूप को कितने दफ़ा चलाना है। मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी 1 और मैंने लूप को कितने दफ़ा चलाना है 10 टाइम चलाना है। तो सिंपल मैंने कंडीशन फिर क्या बनेगी कि जब तक मेरी स्टार्टिंग वैल्यू जो है जब तक छोटी है या इक्वल नहीं हो जाती 10 के, तब तक ये लूप जो है वो चलती रहे। ठीक है, अब इस लूप के अंदर आपने क्या रिपीट करना है वो आप इस लूप के अंदर लिखोगे। समझ आ गई। लेकिन लूप के अंदर दोस्तों सबसे पहले इस वाइल लूप के अंदर ये जो तीसरी चीज़ थी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, अब आप ये पहले लगाओगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंक्रीमेंट स्टेटमेंट तब लगती है जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी हो और एंडिंग वैल्यू बड़ी हो, और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट तब लगती है जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो और एंडिंग वैल्यू ये जो कंडीशन वैल्यू है, ये जो आपकी कंडीशन वैल्यू है जब ये छोटी हो, फिर हम डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है, कंडीशन वैल्यू बड़ी है, सो हम यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते किसको हैं, अपनी हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सो ये मेरी स्टार्टिंग वैल्यू किस में पड़ी हुई है, स्टार्ट वेरिएबल में। सो दोस्तों वाइल लूप के अंदर अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कहाँ पे करते हैं, अपनी इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो मैंने कहा जो मेरा स्टार्ट वेरिएबल है उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। यानी जैसे ही एक दफ़ा लूप चल के कंप्लीट हो देन उसके बाद मेरी स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो ये क्या करेगा, ये जो भी स्टार्ट वेरिएबल की फर्स्ट करें, पहले दफ़ा स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये उसको क्या कर देगा 2 कर देगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 2 होगी तो ये उसको 3 कर देगा। तो इस तरह एक जैसे जैसे एक दफ़ा लूप चलती जाएगी ये उसको बढ़ाता जाएगा। ठीक है जी, चलें जी बढ़िया हो गया। उसके बाद इस लूप के अंदर अब दोस्तों ये जो आपकी स्टार्टिंग ये जो आप अपनी लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाते हो, इससे पहले वो जो आपने कोड रिपीट करना है बार बार, वो आपकी सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। वो आप अपने इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट से सारे का सारा कोड पहले लिखते हो, बाद में लिखते पहले लिखते हो। ठीक है जी, चलें जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट और यहाँ मैंने लिख दिया जी अल्लाह पाक इज़ 1 एंड ओनली 1। ठीक है जी, तो मालूम मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कंपाइल। अब मैंने ये कंपाइल किया और यहाँ पे देखो दोस्तों ये लूप ने मेरा काम देखें कितना आसान कर दिया। देखें ये लूप ने 10 दफ़ा जो है वो मैसेज ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह दोस्तों हम अपने इस रिपीटिंग स्ट्रक्चर के ज़रिए देखें अपने एक ही लाइन ऑफ कोड को या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को बार बार जो है वो रिपीट कर सकते हैं। समझ आ गई, ओके जी। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो फर्स्ट प्रोग्राम आपको सॉल्व करना सिखाया सैम्पल प्रोग्राम 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ओवरफ्लो कंडीशन का समझ आपको तब आएगी जब यहाँ पे हम एक ये प्रोग्राम नंबर सैम्पल प्रोग्राम 1 करेंगे। ठीक है जी, सैम्पल प्रोग्राम 1 के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये कहते हैं आपके पास ना आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट 100 वैल्यूज़ का ना सम करना है। फर्स्ट 100 वैल्यूज़ यानी 1 2 3 4 5 इस तरह उनको सम करना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी। देखो स्टार्ट इक्वल टू 1 एंड हमने कितनी वैल्यूज़ का सम करना है 100 वैल्यूज़ का। सो मैंने यहाँ पे मेरी एंडिंग वैल्यू क्या हुई
100 होगी, क्योंकि 1 से लेकर अगर मैं 100 तक जाऊंगा तो मैं 100 दफ़ा इस रो को चलाऊंगा ना। उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, मैंने अपनी पहली स्टार्ट 100 वैल्यूज़ का सम करना है। सो जो मैंने सम करना है वो मैं किस में स्टोर करूँगा, सम वेरिएबल के अंदर। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉमा सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और सम नाम के वेरिएबल को मैं इक्वल टू 0 का देता हूँ, यानी 0 के इक्वल मैंने क्यों किया, स्टार्टिंग वाली दोस्तों जब भी आपकी मर्जी, आप किसी भी वेरिएबल को जो है वो 0 से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप उसमें 0 रख देते हो ना तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये किसी भी वेरिएबल को अगर ऐसी एम्प्टी छोड़ देते हो, यानी उसमें कुछ भी स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे, तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं होती। इसलिए हमने अपने वेरिएबल को जो है वो 0 से स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर उसमें कुछ भी ना आए तो उसमें कम से कम क्या पड़ा हो, 0 पड़ा हो। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू करंट होगी उसको मैंने सम करते जाना है इस सम वेरिएबल के अंदर। सो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कहा सम प्लस इक्वल टू मेरा स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस सम वेरिएबल के अंदर क्या होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। तो ये मैंने आपको कल समझाया था कि ये शॉर्टकट मेथड है प्लस दो चीज़ों को आपस में प्लस करने का। तो यानी इसका सेम मतलब यही है, ये स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू पहले उस तरफ जाएगी, जाके सम वेरिएबल की वैल्यू में प्लस होगी, प्लस होने के बाद सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो फाइनली जब ये लूप चल के कंप्लीट होगी तो यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे लास्ट में जाके मैंने लूप के बाद जो है वो मैंने प्रिंट कर दिया सम इज़, और यहाँ पे मैंने अपना सम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी सम पड़ा हुआ था वो मैंने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, कंपाइल किया और यहाँ पे देखें दोस्तों ये कह रहा है सम इज़ 5050, यानी अगर आप 1 से लेकर पहली 100 वैल्यूज़ का सम करो ना तो उसका आंसर क्या आता है 5050। ओके जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों अगर मान लो आप मुझे कहते हो मुझे ना 10,000 फर्स्ट 10,000 वैल्यूज़ का जो है वो सम करना है, तो दोस्तों फर्स्ट 10,000 वैल्यूज़ का जो सम है ना वो बहुत एक लार्ज वैल्यू आएगी। क्या आएगी, एक बहुत लार्ज वैल्यू आएगी। दोस्तों आपको पता है जो इंट डाटा टाइप का वेरिएबल होता है ना, इसमें मैक्सिमम जो है ना वो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम आप 32 बिट यानी 32 बिट्स तक वैल्यूज डाटा जो है वो सिर्फ स्टोर कर सकते हो। तो ये जो आपकी फर्स्ट अगर आप फर्स्ट 10,000 वैल्यूज़ का सम करो ना तो उसका आंसर बहुत बड़ा आएगा जो कि 32 बिट से ज़्यादा हो जाएगा। सो दोस्तों इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो, इसे हम क्या कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये जो ओवरफ्लो कंडीशन इन्होंने बताई हुई है ना, ये ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करो उसके साइज से ज़्यादा, उसके साइज से उसकी साइज लिमिट से ज़्यादा, जैसे इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है इसकी जो साइज लिमिट होती है वो कितनी होती है 32 बिट्स। सो अगर आप दोस्तों इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर 32 बिट्स से ज़्यादा बड़ी बिट्स की वैल्यू यानी मान लो आप 33 बिट की बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर देते हो तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। चले समझ आ गई ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि जब हम किसी भी टाइप के वेरिएबल के अंदर उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। चलें जी, उसके बाद इन्फिनाइट लूप क्या होती है। इन्फिनाइट लूप दोस्तों ये होती है जिसके अंदर लूप चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। जैसे मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है दोस्तों। अगर आपने लूप को जो है कंटिन्यूसली चलाना हो बार बार तो आपको पता है लूप कब चलती है, जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो सिंपल दोस्तों अगर आप ट्रू का मतलब क्या होता है 1, दोस्तों अगर आप इस वाइल लूप की इस राउंड ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट खुद से 1 लिख दोगे तो ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैं सी आउट करता हूँ और ये मैंने किया जनाब, मैंने कहा खिज़र शहाल, ठीक है। लेट्स मैंने ये डिस्प्ले कर दिया। अब ज़रा देखिएगा आप, ठीक है, कि ये चलती जाएगी लूप चलती जाएगी चलती ही जाएगी। ये कंपाइल करता हूँ, एक मिनट। ये कह रहा है जी सम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। तो यहाँ में इसको मैंने हटा दिया और इसको भी मैंने हटा दिया। तो दोस्तों ये होती है कंटिन्यूसली किसी लूप को चलाते रहना। तो अगर आप किसी भी लूप को अंदर उसकी कंडीशन को 1 कर दोगे तो वो चलती रहेगी। तो ये देखो चलती जा रही है कंटिन्यूसली। तो यही होती है इन्फिनाइट लूप। तो इन्फिनाइट लूप कौन सी होती है, जिसमें लूप जो है
वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओके जी, समझ आ गई, चले बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम 3 है, ये मैं आपको देता हूँ। ये आपका लैब टास्क है, समझे, आपका टास्क है, ये आपने घर से खुद करना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने ये करना है, जैसे मैंने आपको अभी भी एक प्रोग्राम करवाया है जिसमें मैंने फर्स्ट 100 वैल्यूज का सम किया है। आपने ये करना है, आपने फर्स्ट 200 वैल्यूज का जो है सम करना है, लेकिन आपने हाँ ठीक है, आपने फर्स्ट 200 वैल्यूज का सम करना है यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ये आपने परफॉर्म करना है। अब हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ वाइल लूप। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वाइल लूप हम देख लेते हैं। ये आ गई जी प्रॉपर्टी ऑफ वाइल लूप। कहता है इन द अबव एग्जांपल इफ द यूजर एंटर 0 एज द वैल्यू फॉर अपर लिमिट इन द वाइल कंडीशन वी टेस्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट i.e. नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट 0, दिस टेस्ट रिटर्न फॉल्स। यानी कहता है अगर दोस्तों आपकी जो कंडीशन वैल्यू है, यानी अगर आप फर्ज करो आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो, आप कहते हो जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है, जो मेरे स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू है 0 के, तो ये लूप चले। तो मान लो आपने यहाँ पे जो स्टार्ट वेरिएबल रखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू आपने 1 कर दिया, तो दोस्तों क्या मुझे बताओ क्या ये लूप चलेगी? नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो क्या है 1 है। तो क्या 1 छोटा होता है 0 से? नहीं। क्या 1 इक्वल होता है 0 के? नहीं। तो ये कंडीशन जब कर जाएगी फॉल्स तो ये लूप नहीं चलेगी। तो ये दोस्तों यही वो कह रहा है बेसिकली, वो कहता है जब आपकी लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो आपकी लूप जो है वो कभी भी नहीं चलती। ओके, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाइल लूप के अंदर इसने थोड़े फ्लो चार्ट बनाना, वही जो प्रोग्राम अभी भी मैंने आपको करवाया ना, ये स्टार्ट फर्स्ट 100 का इंटीजर वैल्यूज़ का सम करो और ऐसे करो और फलां करो, तो ये उसने करना सिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ भी ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसने सैम्पल प्रोग्राम 3 दिया हुआ है जो मैंने आपको टेस्ट के तौर पर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं आपको और करके दिखाता हूँ। मान लो मैं आपको कहता हूँ जी आपने ना, मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मान लो कि आप कहते हो जो मुझे ना फर्स्ट 100 वैल्यूज का सम करना है, लेकिन उसमें से सिर्फ उन वैल्यूज का सम करना है जो कि इवन नंबर हैं, जो कि फर्स्ट 100 वैल्यूज के अंदर जो इवन नंबर है ना, सिर्फ मुझे उनका सम करना है। तो आप कैसे करोगे? उसकी लॉजिक क्या होगी? उसके देखो, आपने कहा इंट स्टार्ट इक्वल टू 1, देन आपने कहा वाइल और आपने कहा स्टार्ट लेस देन आर इक्वल टू 100, क्योंकि आपने 100 टाइम लूप को चलाना है। सो आपने लिख दिया जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी या इक्वल नहीं रहती 100 के, तब तक ये लूप चलती रहे। उसके बाद आपने कहा स्टार्ट प्लस प्लस के, जैसे एक दफ़ा लूप चले तो स्टार्ट अपने आप को प्लस प्लस कर दिया करे। उसके बाद आपने फर्स्ट 100 वैल्यूज का सम करना है, तो उसके लिए आपने सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो जो सम है उसमें प्लस करता जाए, क्या बोला? स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपली लास्ट में जाके सी आउट कर दिया बैकस्लैश आपने कहा सम इज, और सिंपली आपने सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या करेगी, ये लूप जो है 100 दफ़ा चलेगी और फर्स्ट 100 वैल्यूज का सम करके आपको डिस्प्ले कर देगी। तो ये काम तो हमने आगे भी किया था, ठीक है। अब ये देखें इसने डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मेरी लॉजिक ये थी कि जनाब हमने सब वैल्यूज़ का सम नहीं करना, तमाम स्टार्ट वैल्यूज़ का सम नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ उन स्टार्टिंग वैल्यू यानी फर्स्ट 100 वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ उन वैल्यूज़ का सम करना जो कि इवन नंबर्स हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो चीज़ है इसको हम कंडीशन के अंदर डाल देंगे कि यानी हम यहाँ पे अब लिखेंगे, देखो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे क्या जो स्टार्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू है इस वक्त करंट जो पड़ी हुई है, क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर तो इवन होगा तो देन उसका सम कर ले, अगर वो ऑड हो तो उसका सम मत कर। तो हमने सिंपल किया। तो कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, हम लिखते हैं इफ़, अब इफ़ के अंदर मैंने लिखा जो मेरी स्टार्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर क्या वो इवन है, तो इवन कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, तो किसी भी वैल्यू का इवन फाइंड करने के लिए हम उसका मॉड लेते हैं 2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर आंसर इक्वल टू आए 0 के, तो सिंपल इसका मतलब है ये इवन नंबर है। तो मैंने कहा स्टार्ट वैल्यूज़ का मॉड लो 2 के ऊपर, अगर रिमाइंडर 0 आए तो सिंपली हम समझ जाएंगे कि ये इवन वैल्यू है। तो सो ये इफ़ के अंदर आए और आके सिंपली सम के अंदर सम कर दे मेरी स्टार्ट वैल्यू का। तो ये है दोस्तों लॉजिक कि हम कैसे फर्स्ट 100 वैल्यूज़ के अंदर अपने सिर्फ इवन वैल्यूज़ का जो है वो सम कर सकते हैं। तो ये देखें मैं अब कंपाइल करता हूँ और ये देखें इसने सिर्फ फर्स्ट 100 वैल्यूज़ के अंदर जो इवन वैल्यूज़ थी सिर्फ उनका सम किया। अब मान लो आप चाहते हो अब जो फर्स्ट 100 वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ मुझे ऑड वैल्यूज़ का सम करना, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम यहाँ पे यही फार्मूला रहेगा। तो ऑड कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, ऑड वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप सिंपली अपनी चीज़ का मॉड लेते हैं 2 के ऊपर, और अगर जो रिमाइंडर है अगर वो इक्वल टू 1 के, यानी अगर वो 1 के इक्वल आए
तो इसका मतलब है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड वैल्यू है। सो ऑड वैल्यूज़ को यहाँ पे हम अब सम करेंगे, तो सिंपल अब ये सिर्फ ऑड वैल्यूज़ का सम करके देगा। तो ये कंपाइल करता हूँ और ये देखें आपको उसने सिर्फ ऑड वैल्यूज़ का सम करके दिया और आंसर क्या आया 2500। सो ये है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर 6, जिसके अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको लूपिंग स्ट्रक्चर डिटेल से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।